वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक में इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 34 से 38 के बीच में स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 34, 37, 34, 35, 36, 37, 38 तक के एविडेंस में हम ये देखेंगे कि किस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उन स्टेटमेंट को रिलेवेंट माना जाता है। 1 से 55 इस सेक्शन मतलब 5 to 55 के सेक्शंस में रिलेवेंसी हम देख रहे हैं। तो दो टू जनरल क्लासेस ऑफ स्टेटमेंट आर डील्ड विद इन पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ द चैप्टर। इस तरह के दो जनरल अकाउंट, एक है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, एंट्रीज इन पब्लिक डॉक्यूमेंट और इन डॉक्यूमेंट ऑफ पब्लिक कैरेक्टर। इन दो तरह के क्लासेस के रिकॉर्ड में इनके क्या होता है, स्टेटमेंट को रिलेवेंट। पहले बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप उसमें कुछ बिजनेस में जो भी अमाउंट है, ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक ऑफ अकाउंट रखते हैं। आपने कितने लोगों को क्रेडिट दिया है, आपका कितने लोगों पे क्रेडिट दिया बाकी है, आपने कितने लोग पे क्रेडिट लिया हुआ है, अपने सप्लायर्स का क्रेडिट लोगे ना और अपने कस्टमर्स को क्रेडिट दोगे। सिंपल सी प्रोसेस है। आप उनसे पैसे वापस लो या वापस दो, के लिए आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे, कितने माल किसके पास गए हैं, कितना पैसा बाकी है, इसे बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। दूसरा हो गया पब्लिक डॉक्यूमेंट। अभी डेथ रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर, जमीन के पूरे आपके स्टेट के कोटेशन रिकॉर्ड रजिस्टर होगा, कौन किसका भूमि है, किसके सक्सेशन में आया, ये पूरा रजिस्टर होगा। ये सारा दो जो चीजें हैं इनके स्टेटमेंट्स को रिलेवेंट माना जाता है। बोथ क्लासेस स्टेटमेंट आर एडमिसिबल और रिलेवेंट। मतलब इन दोनों तरह के अगर हम देते हैं एविडेंस के लिए बुक ऑफ अकाउंट या पब्लिक कैरेक्टर का कोई डॉक्यूमेंट, तो उसे क्या होगा, वो एडमिसिबल होगा या रिलेवेंट होगा। whether the person who made them is not called as a witness, or whether he is not or is not a party to the suit and are admissible owing to their special character and the circumstances under which they made, which is themselves offered a guarantee of their truth। अब इसमें क्या कहने का मतलब सेंस ये है, इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है, इस दो कैटेगरी ऑफ से आ रही है, बुक ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक कैरेक्टर, पब्लिक डॉक्यूमेंट से। के बनाने वाले, लिखने वाले को अगर आप पार्टी बनाओ या ना बनाओ, या विटनेस से बुलाओ ना बुलाओ, इससे मतलब नहीं है। वो डॉक्यूमेंट ही वो क्या जाएगा, रिलेवेंट ये हो जाएगा कि उसमें वो जो बनाया गया है वो स्पेशल कैरेक्टर है एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस, उसका स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। जैसे कि कोई आदमी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गलत अमाउंट बुक ऑफ कोर्स में नहीं लिखेगा और एक बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेगा, क्योंकि उस अमाउंट के बल पे वो व्यापार कर रहा है। तो 2 करोड़ रुपए अगर लिए हुए हैं तो वो 3 करोड़ नहीं लिखेगा, उससे पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो सकता है, एनआरकी बिजनेस को आप नहीं चला पाएंगे। आपका किसी मान लीजिए सप्लायर एक्स के पास 1 लाख बाकी है, सप्लायर 2 के पास 2000 बाकी है, सप्लायर 3 के पास 3 लाख बाकी है, कस्टमर C1 के पास आपने उसे 2 लाख उधार दिया है, C2 के पास 3 लाख उधार दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये नॉर्मली सही एविडेंस होता है, सही तौर पे रिकॉर्डेड होता है। ऐसा इसलिए माना गया कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स है या पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसका कैरेक्टर जो होता है का पूरा सर्कमस्टांसेस जिसमें वो, जैसे कि मान लीजिए आप किसी के जो है स्टेट का जो रिकॉर्ड ऑफ लैंड है, उसे अगर मैनिपुलेट कर दिया जाए तो क्या होगा, स्टेट में पता ही चलेगा किसका जमीन है। ऐसा होता नहीं। तो इनके स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल सर्कमस्टांसेस बनाए गए डॉक्यूमेंट, इस वजह से ये एडमिसिबल है। एज अ जनरल रूल अ मैन्स ओन स्टेटमेंट इज नॉट एन एविडेंस फॉर हिम। मैं बोलूँ कि मैं कभी नहीं किया हूँ, क्या मेरा एडमिशन रिलेवेंट है, नहीं माना जाता नॉर्मली, जब तक इफ इन सर्टेन केसेस इट मे बी यूज्ड एज अ कोरोबोरेटिव टिल इट, उस आपके स्टेटमेंट का क्या होगा, कोरोबोरेशन नहीं कर लिया जाए, कोरोबोरेशन विद सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तब तक उस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडमिशन किसी को कन्विक्ट या एक्विट नहीं किया जा सकता है। द एंट्रीज एलूडेड इन द सेक्शन 34 बीइंग द एक्ट्स ऑफ द पार्टी हिमसेल्फ मस्ट बी रिसीव्ड विद अटेंशन। एक बात, जब ये बात सेक्शन 34 की जब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के इस रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो ये बात समझ में हमें आती है कि सेक्शन 34 तो लास्टली किसके द्वारा बनाया जा रहा है, बुक ऑफ अकाउंट पार्टी के खुद के द्वारा।
पार्टी उस डॉक्यूमेंट को दे रही है एविडेंस, लिया जा सकता है, ऐसा नहीं लेने पर कोई बात, नहीं लेने पर कोई बात तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक कॉन्शन के साथ लिया जाएगा, क्या उसमें कोई फॉल्सिटी या कुछ ऐसा है कि नहीं, मतलब लेने पे कोई रोक नहीं, लेना है कोर्ट को एज ए सम विद सम कॉन्शन। द एक्सप्रेशन बुक ऑफ अकाउंट्स मीन्स बुक्स इन विच मर्चेंट्स, ट्रेडर और बिजनेसमैन generally keep their accounts, a statement of debit and credits or receive or payments। मतलब क्या क्रेडिट्स है, क्या डेबिट्स है, यही तो बुक ऑफ अकाउंट्स है, यही तो बुक ऑफ अकाउंट्स है। इसे इस्तेमाल कौन करते हैं, मर्चेंट, ट्रेडर, बिजनेसमैन। आप रजिस्टर kept at the hotel need not contain any statement of account, so until it is shown that such register also pertain to be pecuniary transaction involving the customer of the hotel, the same cannot be treated as a book of account। अब देखोगे किसी किसी होटल में पहले क्या था, एक रजिस्टर होता था, तो बहुत कुछ रहता था, नॉर्मल छोटे होटल्स में डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ ये, डेट ऑफ रीजन, पर्पस, विजिट, ऑफिशियल मीटिंग डेट, बहुत सारे उसमें कॉलम होते, उसमें होता था आज का बुकिंग हुआ है नहीं, अमाउंट, किसी में ये रहता था, किसी में नहीं रहता था। अगर इसको हमको बुक ऑफ अकाउंट मानना है होटल बुक को, हमें ये शो करना पड़ेगा किससे, ये पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन से। तो बुक ऑफ अकाउंट इससे ये समझ में आता है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शंस, और इसके पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन खराब होने के चांसेस हो। In the second place, if it is assumed that a register kept in hotel can be treated as a book of account, their entry therein cannot become the sole premise or to charge a person with liability। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा पिक्यूनियरी दिखा दिया गया कि एड उस बुक हुआ, लेकिन only not on the basis of that register you can convict someone or acquit someone, it will be a corroborative one। that means क्या होता है कि बस इसके बेसिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, ये वन ऑफ द फैक्टर होगा, नॉट ओनली द फैक्टर होगा, और नॉट ओनली ऑन दैट फैक्टर इट नॉट ओनली बिकम अ सोल ग्राउंड, इट इज वन ऑफ द फैक्टर कि हम किसी पर्सन को चार्ज करें कोई लिएबिलिटी से। द एसेंशियल ऑन विच दिस प्रिंसिपल आर बेस्ड, द हैबिट एंड सिस्टम ऑफ, एक आदत हो गया, अ सिस्टम ऑफ मेकिंग सच बुक्स विद रेगुलरिटी इंश्योर देयर एक्यूरेसी। जब भी आप वहां से सामान लेते हो तो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में इसे नोट करता है, जब भी उधार लेते हो बुक ऑफ अकाउंट्स में नोट करता है, जब भी उधार देता है तो एक हैबिट भी है और इसे रेगुलर वे में मेंटेन किया जा रहा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द हैबिट प्रिवेंट कैजुअल इनएक्यूरेसी एंड काउंटर एक्ट्स इनटू द कैजुअल टेम्पटेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो हैबिट और रेगुलरिटी और उसे सही रखने का जो हैबिट है वो क्या करता है, इनएक्यूरेसी को और टेम्पटेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट को क्या करता है, अवॉइड करता है। एज सच बुक्स रिकॉर्ड अ रेगुलर प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एन एरर ऑलमोस्ट सर्टेन टू बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसे डबल अकाउंट मेंटेन है, आपने उधार दिया अगर ए को, दैट इज योर कस्टमर, उसके बाद भी स्लिप होगा ना, वो आके बोलेगा आपने जो लिखा है 1 लाख, ये 50,000 होगा सर, ये हमारा प्रूफ। In such books, misstatement cannot be made except via, that's a very important point, systematic and comprehensive plan of falsification और misrepresentation। लेकिन अगर किसी बंदे ने जब व्यापार शुरू ही किया 10 साल से, उसने प्री प्लान कर लिया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम पूरी तरह से छेड़ेंगे, एक प्री प्लान कैटेगरी के थ्रू, कंप्रहेंसिव प्लान के थ्रू इसे किया गया है, possible है। In some cases the entrant may make record and a duty to apply in case of entrant committing any mistake। इस केस में अगर आप सत्यम केस को देखिएगा कैसे बुक ऑफ अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ किया गया था, आपको ये समझ में आएगा। The Satyam Computer Services scandal was India's largest corporate fraud till 2010। मतलब 2010 की बात करें, उससे पहले तक की, तो 2010 तक में अगर देखा जाए इंडियन इंडिपेंडेंस 2010, सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा था, कॉर्पोरेट फ्रॉड कौन सा था, तो सत्यम स्कैम। द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ इंडिया बेस्ड आउटसोर्सिंग कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज falsified the account, inflated the share price and stole large। अब उसने सत्यम कंप्यूटर वालों ने क्या किया कि ये लोग यूएस से आउटसोर्स करते थे सर्विसेज, .com रिवोल्यूशन कहा जाता था 95 का वो दौर। इन्होंने क्या किया, बुक ऑफ अकाउंट्स में अपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा दिखाया, प्रॉफिट को बहुत दिखाया, इसके वजह से उनके शेयर प्राइसेस का रेट हाई होने लगा। जब किसी का शेयर प्राइसेस हाई होगा तो उसे लार्ज सम फ्रॉम द स्टोर, लार्ज सम कैसे किया उन्होंने, इस पैसे को कैसे चोरी किया, अब जब शेयर हाई गया इस बुक के शेयर को दिखा दिखा के उन्हें टू ऑब्टेन द फॉल्सिफाइड अकाउंट्स वे यूज्ड टू ऑब्टेन
चीप लोन इन द यूएसए विच वे स्टोलन बाय राजू नेवर अंडर। अभी उन्होंने ये दिखा कि शेयर बाजार जो जब मान लीजिए स्टॉक 100 रुपए के होने चाहिए थे ड्यू टू द फॉल्सिफाइड अकाउंट, तो उन्होंने 1000 रुपए का अकाउंट्स में दिखाया। उस 1000 रुपए के अकाउंट्स के बेसिस पे उन्हें 500 रुपीज मिल गया। तो 100 करोड़ में कर दे, 100 करोड़ का जहाँ पे आपको फायदा होना था, आपका वैल्यूएशन होना चाहिए था, आपका वैल्यूएशन फॉल्स की वजह से 1000 करोड़ का वैल्यूएशन होने लगा। इस 1000 करोड़ के वैल्यूएशन की वजह से आपने 500 करोड़ रुपया लोन यूएस मार्केट में, ये काम किसने किया था? सत्यम के राजू रामलिंगन। प्राइस वाट, अब इसके देखो दो बुक ऑफ अकाउंट क्यों एडमिसिबल होता है। एक तो रेगुलर वे में इसे रखा जा रहा है, एक हैबिट है और एक जरूरत है, ये तीन चीज। साथ ही साथ इसकी ऑडिट भी तो हो रही है बुक ऑफ अकाउंट। तो इस केस में जो सत्यम स्कैम में सत्यम इंफो सिस्टम क्या नाम था जो भी कंपनी, सत्यम का जो बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करती थी, इस कंपनी का नाम था पीडब्ल्यूसी, बहुत फेमस। एफिलिएटेड सर्व्ड एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज व्हेन द रिपोर्ट ऑफ स्कैंडल in the book accounts of books of Satyam Computer was broke. So who was the auditor? PwC। जब PwC ब्रोकर है, ऑडिटर है, तो PwC ने अकाउंट्स को पूरा चेक किया होगा कि ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब उसमें सही पेमेंट दिया जा रहा है कि फॉल्स लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है, इन्फ्लेशन है कहाँ से आया, ये काम किसका था? पकड़ने का। ऑन द फर्स्ट हैंड इसे ऑडिटर को पकड़ना था, बुक ऑफ अकाउंट में फॉल्सिफिकेशन किया जा रहा है और आप एज ए ऑडिटर नहीं पकड़ पाए, जिस वजह से PwC को 6 मिलियन का फाइन लगा अंडर द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फॉर नॉट फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट ड्यूटीज रिलेटेड टू द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। मतलब सत्यम के आप सर्विसेज का आपने ऑडिट किया और आपने अपने ही जो स्टैंडर्ड्स उसको पता नहीं कर पाए ना, आपने स्टैंडर्ड, आपका जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है किसी चीज को पता लगाने का, आपने वो अप्लाई नहीं किया। आपने जानबूझ के या अनजाने में उन स्टेटमेंट्स को छोड़ दिया जिससे पता चल जाते हैं कि सत्यम के शेयर हाइपर इन्फ्लेट किए गए हैं। इन 2018 सेबी बार्ड PwC फ्रॉम ऑडिटिंग एनी लिस्टेड कंपनी। यहां तक कि 2018 में 2 साल के लिए सेबी ने क्या किया, PwC को बैन कर दिया किसी ऑडिट करने के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी का, सेइंग दैट द फर्म वाज कंप्लिसिट विद द मेन प्रिपरेटर। आप समझ सकते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स का कितना महत्व हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ पार्टीज अकाउंट बुक और शॉप बुक shows a recognition of the two traditional feature of hearsay exceptions in general, namely the necessity principle and the circumstantial probability। हम जब किसी बुक के शॉप के बुक्स को लेते हैं या बुक ऑफ अकाउंट्स को लेते हैं, तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल, एक नेसेसिटी, जरूरत है कि उसका भी रिलायबल और अपने मतलब किसी को कन्विक्ट या एक्विट करने में वो एक नेसेसिटी हो जाता है कि हम उसके बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करें। या कभी कभी सर्कमस्टांशियल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि दिख रहा है, अगर वो बुक ऑफ अकाउंट आ जाता है तो 100% ये प्रूफ हो जाता है कि 2 लाख का उधार ए को दिया गया है। एनी काइंड ऑफ अकाउंट बुक्स वुड बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 34। अब ये जैसे ये प्रोबेबिलिटी के बाद मान लीजिए ए और बी के बीच में एक चेक बाउंसर चेक कर चल रहा है, बी इज अ कस्टमर, ए शॉप है, बी को जो ए ने चेक दिया था बाउंस कर चुका है और ये बोल रहा है कि नहीं मैंने ये पैसे जो है पर्सनल मैंने चुका दिए हैं, ये क्या, लेकिन स्टिल ए के तो ड्यूज लिस्ट में उस डेट में ये पेमेंट रिसीव भी दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह के केसेस में जब हमें लगता है कि उस केसेस में हम लोग जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उसे हम लोग क्या करते हैं, रिलेवेंट मानते हैं। एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स बुक वुड बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 34 इफ दे आर रेगुलरली मेड। मतलब उन्हें रेगुलर, ऐसा नहीं आज बनाया मैंने फिर 6 महीना बाद कोई एंट्री किया, उसे रोज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस उसे आप रेगुलरली मेड कर रहे हैं इन द कस्टमरी और नॉर्मल पैटर्न ऑफ बुक कीपिंग एंड पर्सनली मेकिंग इट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स स्टेटेड इन इट। सो इवन इफ अकाउंट बुक इज मेड इन हथबाई और काठाबाई from then also it would be admissible if it satisfy the above requirement। अब बुक ऑफ अकाउंट बनाने का आपका जो भी नेचर हो, सॉरी बुक ऑफ अकाउंट्स आप डबल एंट्री सिस्टम में बना रहे हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना रहे हो, या आपको कोई कस्टमरी सिस्टम है जिसके थ्रू आप बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, चाहे हाथ बही हो खाता बही हो, ये सब भी एडमिसिबल हो जाता है अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन रेवेन्यू एक्ट।
अब सेक्शन 35 क्या कहता है? रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक रिकॉर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, इसको नहीं लिखना है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 55 इज पब्लिक रिकॉर्ड। क्या है? पब्लिक रिकॉर्ड। द एविडेंस इज सेड टू बी एक्सेप्टेबल if the public or other official book is registered or recorded and preserved by the public officer। इसको रजिस्टर किसने किया? पब्लिक ऑफिसर ने। रिकॉर्ड किसने किया? पब्लिक ऑफिसर ने। अब प्रिजर्व कौन कर रहा है? पब्लिक ऑफिसर। इन द एक्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी सच डॉक्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड हैव गॉट एन एविडेंशियरी असेसमेंट। अगर ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, इनको इनका डॉक्यूमेंट का एडमिसिबिलिटी होता है और एक एविडेंशियरी वैल्यू होता है। बिफोर मेकिंग एनी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन द ऑब्लिगेशन मस्ट बी फुलफिल्ड। 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या है? The an entry must be kept in check in public or official record. Second, the entry must be prepared by a public servant. Third, the entry must be prepared by a public servant in satisfying the official duty. And last, the entry must state a fact and issue a relevant fact. अगर ये 3 चीजें होंगी, public the official duty और उसको in the रिक्वायरमेंट जो भी उसको पूरा कर रही होगी पब्लिक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का, तो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग एडमिसिबल बना सकते हैं अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 35 में। Under this section, when it is duty of the public officer, ये क्या किसी ड्यूटी थे पब्लिक ऑफिसर को to make certain entries in any act or another official book, it is admissible in evidence to prove the truth of the fact so entered as well as the fact that entries were made by the such officer। अब उस व्यक्ति ने जो भी बनाया। The reason for this rule is that when a public servant makes an entry in the discharge of his official duty, the probability of its being truthfully recorded is quite high. It is presumed in such cases that the officer is discharging his duty with accuracy and fidelity। जब कोई एंट्री पब्लिक ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, एक एविडेंशियल वैल्यू इसलिए हो जाती है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जब ड्यूटी पब्लिक इन द डिस्चार्ज इज ऑफिशियल ड्यूटी, वो एक्यूरेट मेंटेन करेगा, फिडेलिटी मेंटेन करेगा। जो बातें तथ्यात्मक रूप से सही होंगी उससे ही पब्लिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इन अनीता वर्सेस अटल बिहारी, it was decided by the Madhya Pradesh High Court. It was held that a birth entry in the register of birth and death can be taken on the basis of determining the age of the accused। birth entry में it is also the opinion of a radiologist cannot be preferred over such an entry। मतलब रेडियोलॉजिस्ट क्या हो सकता है? एक बायोलॉजिकल मामले को देख रहे, शरीर के बायोलॉजिकल ही ना, रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी इक्विपमेंट के द्वारा ओपिनियन दिया जाएगा। और बर्थ एंड डेथ रजिस्टर जो होता है वो ऑफिशियल ड्यूटी में किसी पब्लिक ऑफिसर ने बनाया होगा, तो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा बनाया हुआ वो पब्लिक डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल ऑन द ओपिनियंस ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट। क्यों? इसका बेसिस वही था कि विद हम ये मानते हैं, एक प्रिजम्पशन हमारे माइंड में है कि विद एक्यूरेसी एंड फिडिलिटी, किसी भी चीज को आप जब प्रिज्यूम कर लेते हैं उसकी अगर उसकी ट्रू कैरेक्टर की तरफ हमने अगर प्रिज्यूम कर लिया है तो उसकी एविडेंस हाई होगी। तो अनीता वर्सेस अटल बिहारी के केस में हुआ ये, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेडियोलॉजिस्ट ओपिनियन ऑन द एज ऑफ द एक्यूज्ड, है ना, और एक तरफ बर्थ डेथ एंड बर्थ रजिस्टर में रिकॉर्डेड जो डेट ऑफ बर्थ था, माना सही किसको? जो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा पब्लिक डॉक्यूमेंट में था उसको प्रिवेल कर गया। अब सेक्शन 36 कह रहा है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स चार्ट एंड प्लान। भारत सरकार जब मैप्स बनाती है, चार्ट बनाती है, उसकी क्या रिलेवेंसी? पब्लिश्ड मैप और चार्ट जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल। मैप्स और प्लान मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन स्टेट गवर्नमेंट एज टू द मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड देयर इन अदर। सेक्शन 37 कहता है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू द फैक्ट इन पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स ऑफ नोटिफिकेशन। स्टेटमेंट ऑफ एनी फैक्ट्स ऑफ पब्लिक नेचर as to the existence of which the court has to form an opinion made in recital contained by any act of parliament of UK or any central or provincial act of state act are relevant। कोई नोटिफिकेशन हो सर्टेन एक्ट का, तो ये कॉलोनियल समझिए रह गया है, कॉलोनियल पास्ट को दर्शा रहा है ये एक्ट सेक्शन 37। हम कभी कॉलोनी हुआ करते थे यूपी के, इसे याद दिला रहा है। Section 38 relevancy of statement as to any law containing law books when the court has to form an opinion to the law of any country। यूएस के लॉ के बारे में हमें एक ओपिनियन फॉर्म करना है। एनी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ दैट कंट्री दैट
of that country contained in a book printed or published in the authority of government of such country and any report of a ruling of that court of such country is relevant. अब यूएस के लॉ के बारे में अगर ओपिनियन बनाना है तो हमको इंडियन लॉ बुक के या इंडियन लॉ के पे हम नहीं ना बना सकते हैं। ये इंडियन स्टेट्स कोड किसने बनाया होगा? यूएस की एजेंसी ने, यूएस अथॉरिटी के अंदर मतलब जो बेस्ड होंगे उनके एफिलिएट्स ने बनाया होगा। जैसे एनी कंटेंट पब्लिश इन द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री। अब केनिया के किसी लॉ के बारे में हमें जान समझना, ओपिनियन बनाना है, हम उन बुक्स को पढ़ेंगे, उन बुक्स लॉ बुक्स को ध्यान में देंगे, उन नोटिफिकेशंस को ध्यान देंगे जो केनिया के सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में पब्लिश हुआ है। ये 38 के रिलेवेंसी को बता रहा है। इस तरह से हमने सेक्शन 34 बुक ऑफ अकाउंट्स, 35 परफॉर्मेंस पब्लिक रिकॉर्ड, ये 34 35 इंपॉर्टेंट थे। 36 में आपको हो गया मैप चार्ट एंड प्लान का रिलेवेंसी, 37 में सर्टेन एक्ट्स नोटिफिकेशन, 38 में लॉ बुक्स लॉ कंटेनिंग लॉ बुक्स। वो तभी लॉ का हम ओपिनियन बना पाएंगे जब वो लॉ बुक्स किससे छापा होगा? वो छापा होगा ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल और द गवर्नमेंट ऑफ दैट सच कंट्री। थैंक यू।